Morning everybody. I am PL Nareda, Assistant Professor, Government College Kanwas. And today I will teach you an essay on criticism by Alexander Pope. ये अलेक्जेंडर पॉप की कविता है जिसका टाइटल एसे ऑन क्रिटिसिज्म है और ये एक बड़ा सा लेख है। उसमें से आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। इस कविता को बीए पार्ट फर्स्ट के सिलेबस में सम्मिलित किया गया है। साथ ही ये कविता और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए हम यहाँ पर अलेक्जेंडर पॉप के बारे में अध्ययन करते हैं। फ्रॉम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, यहाँ पर जो आपकी कविता है उसका नाम है क्रिटिसिज्म है, उसी से ली है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म बाय अलेक्जेंडर पॉप। अलेक्जेंडर पॉप was born 1688 and died in 1744. Alexander Pope was born on 21st May 1688. He was a Roman Catholic. वह एक रोमन कैथोलिक था, यानी रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाला वो कवि था। His father was a rich businessman. अलेक्जेंडर पॉप के पिताजी बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े व्यापारी थे। अलेक्जेंडर वॉज अ डेलिकेट चाइल्ड। अलेक्जेंडर बहुत ही नाजुक किस्म का बच्चा था, बहुत ही कोमल। ही डिड नॉट एंजॉय गुड हेल्थ। उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था, उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। ही लाइक टू रीड बुक्स, इसीलिए उसको बुक्स पढ़ने में बहुत रुचि थी। He started writing poetry when he was very young. जब वो बहुत छोटा बच्चा था तभी से उसने कविता लिखने की शुरुआत कर दी। He belonged to the Augustan age or the Neoclassical age. अलेक्जेंडर पॉप जिस युग के प्रतिनिधि कवि हैं उसको ऑगस्टन एज या नियो क्लासिकल एज के नाम से जाना जाता है। He wrote a long poem, an essay on criticism in heroic couplet. लिखी गई है। हीरोइक कपलेट एक छंद होता है जिसमें ये कविता लिखी गई है। इन दिस पोएम पॉप गिव्स अस द रूल्स ऑफ राइटिंग गुड पोइट्री। और इस कविता में पॉप हमें बताता है कि एक अच्छी पोइट्री लिखने के लिए क्या रूल्स होने चाहिए, एक अच्छी कविता लिखने के लिए हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। ही ऑल्सो गिव्स अस द रूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म। वो हमें कविता लिखने के साथ साथ ही कविता की आलोचना करने के नियमों का भी वर्णन करता है। वो हमें बताता है कि हमें जब किसी चीज़ की हम आलोचना करें तो हमें किन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। It tells us that criticism is less important than writing poetry. पॉप हमें बताते हैं कि कविता लिखना जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आलोचना करना, किसी चीज़ में कमी निकालना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। Many critics do not know the rules of criticism. बहुत सारे आलोचक ये नहीं जानते कि आलोचना कैसे की जाती है और वे बेवजह उन लोगों की कविताओं में कमियां ढूंढते रहते हैं जिन्होंने कविता में कुछ फॉल्ट या एक दो कमियां छोड़ दी है। They are not able to judge poetry properly. ऐसे लोग जो है किसी भी कविता का आकलन सही तरह से नहीं करते हैं। A critic has a very important duty and should know his work properly. एक जो आलोचक होता है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है जब वो किसी कार्य की आलोचना करता है, इसलिए इस कार्य को उसको प्रॉपरली करना चाहिए, उचित ढंग से करना चाहिए। ए लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग। डेंजरस मतलब खतरनाक,
लर्निंग, अ लिटिल लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है ज्ञान, और अ लिटिल मतलब अल्प ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान। अ लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग। अल्प ज्ञान भयंकर होता है। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत कम ज्ञान है तो वह उसी ज्ञान का प्रयोग करेगा, और वह अल्प ज्ञान उसके लिए बहुत खतरनाक होगा। हमारे यहाँ पे हाड़ौती में कहावत भी है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति घर वालों को खाता है, यानी परेशान करता है, और ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति सरकार को खाता है, अर्थात वह उसके ज्ञान का सदुपयोग करता है। इसी बात को यहाँ पे पोप ने कहा है, अ लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग। अल्प ज्ञान भयंकर होता है। ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पायरियन स्प्रिंग। पायरियन स्प्रिंग मतलब ज्ञान की देवी का झरना। पायरियन ज्ञान की देवी। ग्रीक माइथोलॉजी में पायरियन को ज्ञान की देवी माना है, जैसे इंडियन माइथोलॉजी में सरस्वती माँ को ज्ञान की देवी माना है। यहाँ पे कहा है ड्रिंक डीप, पीना है तो खूब पियो, और टेस्ट नॉट या फिर टेस्ट भी मत करो। किसको? पायरियन स्प्रिंग, ज्ञान की देवी के झरने को। यानी आपको पढ़ना है तो मन लगा करके पढ़ो, खूब पढ़ो, और अगर नहीं पढ़ना है तो फिर कोई कार्य स्टार्ट कर दो, ताकि आपका पैसा भी बचे, समय भी बचे। है ब्रेन यानी मस्तिष्क को क्या? सेलो मतलब छिछली, ड्रॉट मतलब घूंट। यहाँ पे हम कवि जो है मेटाफर में कह रहा है ज्ञान की देवी का झरना। तो ज्ञान की देवी का जो झरना है उसको जब हम पीते हैं, और सेलो ड्रोट मतलब उसका जब हल्की सी घूंट पीते हैं, सेलो मतलब छिछली, उथली, जब उसकी हम थोड़ी सी घूंट पीते हैं, इंटॉक्सिकेट द ब्रेन, तो उससे हमारा जो ब्रेन है वो इंटॉक्सिकेट हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। यानी जब हम अल्प ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उससे हमारा दिमाग भ्रमित होता है। इसीलिए तो कवि ने कहा ड्रिंक डीप, पीना है तो गहरा पियो, और टेस्ट नॉट या फिर टेस्ट ही मत करो। देहर सेलो ड्रोट, जब हम छिछला ज्ञान प्राप्त करते हैं, इंटॉक्सिकेट द ब्रेन, तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो इंटॉक्सिकेट हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। एंड ड्रिंकिंग लार्जली सोबर अस अगेन। सोबर मतलब शांत कर देता है, अस हमें, अगेन फिर से। क्या? ड्रिंकिंग लार्जली, जब हम बहुत ज़्यादा पीते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। यहाँ पे ज्ञान की देवी के झरने की बात है। जब हम बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, सोबर अस अगेन, तो फिर हम फिर से सोबर हो जाते हैं, फिर से शांत हो जाते हैं। हमारे मन में जो तरह तरह के प्रश्न उठते हैं, उन तरह तरह के प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाता है, और हमारा जो माइंड इंटॉक्सिकेट हो जाता है अल्प ज्ञान प्राप्त करने से, भ्रमित हो जाता है, वो ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने से फिर वो शांत हो जाता है। एंड ड्रिंकिंग लार्जली, बहुत ज़्यादा पीने पर, सोबर अस अगेन, हमें फिर से सोबर कर देता है, हमें फिर से शांत कर देता है। तो पार्ट्स फायर्ड एट फर्स्ट साइट। फर्स्ट साइट यानी पहली बार जब हम देखते हैं, फायर्ड तो आग लग जाती है। विद वॉट द म्यूज इम्पार्ट, जो कुछ भी ज्ञान की देवी हमें देती है, म्यूज ज्ञान की देवी, इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब होता है देना। ज्ञान की देवी जो भी हमें देती है, प्रदान करती है, उसको जब हम प्राप्त करते हैं, फायर्ड एट फर्स्ट साइट। एट फर्स्ट साइट यानी पहली बार जब हम कोई नई चीज़ देखते हैं, फायर्ड तो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। यहाँ फायर्ड से मतलब आग लग जाती है, आग से मतलब है आश्चर्यचकित होते हैं। विद वॉट द म्यूज इम्पार्ट, म्यूज मतलब ज्ञान की देवी, इम्पार्ट जो भी हमें देती है। यानी हम जब थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। इन फियरलेस यूथ, फियरलेस यानी निडर, यूथ यानी युवावस्था में, विद टेम्प्ट हम प्रयास करते हैं। द हाइट ऑफ आर्ट्स, कला की ऊंचाइयों को छूने के लिए। आर्ट्स मतलब कला, और हाइट मतलब ऊंचाई। हम कला की ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ते हैं, निडर होकर के। इन फियरलेस यूथ, निडर होकर के युवावस्था में, हम टेम्प्ट प्रयास करते हैं द हाइट ऑफ आर्ट्स,
कला की ऊंचाइयों को छूने की। जब ज्ञान की देवी हमें कुछ देती है तो हम बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे हमने 9th क्लास से 10th क्लास पास की तो फिर हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, हम 12th क्लास पास करें, फिर BA, फिर MA, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। While from the bounded level of our mind, so while from bounded level यहाँ पर हमारे मस्तिष्क का लेवल बताया है। बाउंडेड यानी बंधनों से बंधा हुआ, लेवल स्तर ऑफ आवर माइंड हमारे मस्तिष्क का, यानी जब हमारा मस्तिष्क जो है बंधा हुआ रहता है। वाइल फ्रॉम द बाउंडेड लेवल ऑफ आवर माइंड, हमारा मस्तिष्क का जब लेवल बंधा रहता है, लेवल मतलब स्तर, यानी जब हमारा मस्तिष्क तुच्छ स्तर में बंधा रहता है। शॉर्ट व्यूज वी टेक, हम बहुत कम देख पाते हैं। शॉर्ट व्यू वी टेक मतलब ले पाते हैं। जब हमारा मस्तिष्क तरह तरह के बंधनों में बंधा रहता है, हमारा वाइल जब फ्रॉम द बाउंडेड लेवल, बंधे हुए स्तर से रहता है अवर माइंड हमारा मस्तिष्क। शॉर्ट व्यूज वी टेक, हम बहुत कम देख पाते हैं। शॉर्ट मतलब छोटा सा, व्यू मतलब दृश्य, वी टेक हम देख पाते हैं। नोर सी द लेंथ बिहाइंड, हम उस लेंथ को नहीं देख सकते। लेंथ मतलब लंबाई, बिहाइंड है ना हमारे पीछे की, यहाँ पर ज्ञान के लिए आया है। यानी जब हमारा मन मस्तिष्क संकीर्णताओं से बंधा रहता है, हमारे मन मस्तिष्क में बहुत सारी संकीर्णताएं होती है, तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते। शॉर्ट व्यू वी टेक, हम बहुत कम देख पाते हैं। नॉर सी द लेंथ बिहाइंड, ज्ञान के क्षेत्र का जो विस्तृत दायरा है उसको हम नहीं देख पाते। बट मोर एडवांस, लेकिन जब हम और आगे बढ़ते हैं, जब हम और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो हमारा ज्ञान संकीर्ण था। फिर जब हम 12th में आए तो हमें ज्ञान की अलग अलग जो शाखाएं हैं उनका पता चला और होती है। तो यहाँ पर यही बताया है, बट मोर एडवांस, लेकिन जब हम और आगे बढ़ते हैं। बिहोल्ड, देखते हैं, विद स्ट्रेंज सरप्राइज, स्ट्रेंज यानी अजीब, सरप्राइज यानी आश्चर्य के साथ जब हम और आगे बढ़ते हैं। बट मोर एडवांस, जब हम और आगे बढ़ते हैं। बिहोल्ड, देखते हैं, विद स्ट्रेंज सरप्राइज, अजीब आश्चर्य के साथ। न्यू डिस्टेंट, न्यू मतलब नया, डिस्टेंट मतलब दूर का, सीन्स दृश्य, ऑफ एंडलेस जो कि अनंत है, सीन अराइज, और उसके बाद फिर नए सीन, अराइज मतलब उत्पन्न होते जाते हैं। बट मोर एडवांस, जब हम और आगे बढ़ते हैं। बिहोल्ड, हम देखते हैं, स्ट्रेंज सरप्राइज, अजीब आश्चर्य के साथ हमें फिर नए नए क्षेत्र दिखते हैं। न्यू, नए नए, डिस्टेंट सीन्स, दूर के क्षेत्र, दूर के दृश्य, ऑफ एंडलेस जो अनंत है, यानी जिनका कोई एंड नहीं है। सीन अराइज, सीन राइज, एक नए नए दृश्य उत्पन्न होते हैं। यानी जब हम जो जो ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं त्यों त्यों हमें ज्ञान की नई नई शाखाएं जो है देखने को मिलती है। सो प्लीज एट फर्स्ट द टावरिंग आल्प्स वी ट्राई, टावरिंग मतलब ऊंचे, आल्प पर्वत पे, वी ट्राई जब हम कोशिश करते हैं। जब ऊंचे पर्वत पे, यहाँ पे आल्प जो है पर्वत का नाम है, जैसे हिमालय पर्वत है ऐसे ही आल्प पर्वत है। सो प्लीज, प्लीज मतलब खुश होते हैं, फर्स्ट पहली बार। सो प्लीज एट फर्स्ट, हम पहली बार बड़े खुश होते हैं। द टावरिंग, जब ऊंचे आल्प पर्वत पे, वी ट्राई हम कोशिश करते हैं। जब हम ऊंचे आल्प पर्वत पे चढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं। माउंट ओवर द वेल्स एंड सीम टू ट्रीट द स्काई, माउंट ओवर द वेल्स, वेल्स मतलब घाटियों के ऊपर, माउंट मतलब हम चढ़ाई करते हैं। जब हम एक घाटी चढ़ जाते हैं, फिर दूसरी घाटी चढ़ते हैं, फिर तीसरी घाटी चढ़ते हैं। माउंट ओवर द वेल्स, जब हम घाटी पे चढ़ते हैं, पहाड़ियों पे चढ़ते हैं। एंड सीम्स, और ऐसा लगता है, एंड सीम ऐसा प्रतीत होता है, टू ट्रेड द स्काई, कि हम आसमान को छू लेंगे। ट्रेड का मतलब होता है कदम रख देंगे, द स्काई आसमान पे,
ऐसा लगता है कि हम आसमान पे कदम रख देंगे। माउंट ओवर द वेल्स, जब हम पहाड़ी पे चढ़ते हैं, एंड सी में ऐसा प्रतीत होता है, ट्रेड द स्काई, कि हम आसमान में कदम रख देंगे। द इटरनल स्नो अपीयर ऑलरेडी पास्ट। द इटरनल स्नो, स्नो यहां पर बर्फ को कहा है, लेकिन यह मुश्किलों के लिए आया है, कठिनाइयों के लिए आया है। बर्फ जो है कठिनता का प्रतीक है। इटरनल स्नो मतलब अनंत बर्फ, यानी हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स थी, अपीयर वो प्रतीत होती है ऑलरेडी पास, पहले से ही गुजरी हुई, समाप्त हुई। जब हम किसी पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम आसमान में कदम रखेंगे, और क्या होता है, द इटरनल स्नो, अनंत जो समस्याएं थी, अपीयर वो प्रकट होती है ऑलरेडी पास, पहले से ही गुजरी हुई। ऐसा लगता है कि हमारी जो समस्याएं थी वो पहले से ही खत्म हो गई, यानी अब तो कोई समस्या ही नहीं रही। एंड द फर्स्ट क्लाउड एंड माउंटेन्स सीम द लास्ट, और जो फर्स्ट क्लाउड है, क्लाउड यहाँ संकट के लिए आया है, समस्या के लिए आया है। जो फर्स्ट संकट था, एंड माउंटेन्स जो चढ़ाई थी, सीम द लास्ट वो हमें अंतिम लगती है। जब हम किसी ऊंचे पर्वत पे चढ़ते हैं, यहाँ ऊंचे पर्वत से मतलब है जब हमारा लक्ष्य किसी ऊंचाई की ओर होता है, जब हम बड़ी जॉब करना चाहते हैं। द फर्स्ट क्लाउड, तो पहला जो क्लाउड है, पहला जो संकट है, पहली जो परेशानी है, एंड माउंटेन्स पहली जो ऊंचाई है, सीम द लास्ट वो हमें अंतिम लगने लगती है। बट दोज अटेन वी ट्रेम्बल टू सर्वे, लेकिन जब हम उनको प्राप्त कर लेते हैं, बट दोज अटेन, लेकिन जब हम उनको अटेन कर लेते हैं, जब उन पहाड़ियों पे हम चढ़ जाते हैं, बट किंतु दोज अटेन, अटेन मतलब प्राप्त करना, जब हम उनको प्राप्त कर लेते हैं, वी ट्रेम्बल हम कांप जाते हैं। ट्रेम्बल का मतलब होता है घबरा जाना, कांप जाना। टू सर्वे, सर्वे मतलब देख करके। जब हम नीचे होते हैं और हम किसी पहाड़ी पे चढ़ने की सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि उस पहाड़ी पे चढ़ने के बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन जैसे ही आप उस पहाड़ी पे चढ़ते हो, पहली पहाड़ी पे, यानी ज्ञान का थोड़ा सा क्षेत्र जब आप प्राप्त कर लेते हो, बट दोज अटेन, उनको प्राप्त करने के बाद, वी ट्रेम्बल हम घबरा जाते हैं, टू सर्वे देख करके। क्यों? द ग्रोइंग लेबर्स ऑफ द लेंथड वे, क्यों घबरा जाते हैं? द ग्रोइंग लेबर्स, ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ, लेबर्स मतलब परिश्रम, ऑफ द लेंथ वे उस लंबे रास्ते का, वो जो रास्ता है उसका जो परिश्रम है, और लेंथ वे, लेंथ ही मतलब लंबा, वे मतलब रास्ता। हम घबरा जाते हैं जब हमें लगता है कि अभी तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। द ग्रोइंग लेबर्स बढ़ता हुआ परिश्रम, ऑफ द लेंथड वे उस लंबे रास्ते का। ग्रोइंग लेबर्स बढ़ता हुआ, लेबर्स मतलब परिश्रम, ऑफ द लेंथड वे उस लंबे रास्ते का हमें हमें कमजोर कर देता है, हम घबरा जाते हैं। द इंक्रीजिंग प्रोस्पेक्ट टायर्स अवर वॉन्डरिंग आइज, वॉन्डरिंग मतलब भटकती हुई, आइज मतलब आँखों को, यहाँ पे भटकती हुई से मतलब है हम चारों तरफ जब देखते हैं। इंक्रीजिंग प्रोस्पेक्ट, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ती हुई, प्रोस्पेक्ट मेहनत, टायर्स थका देती है, आवर वॉन्डरिंग आइज हमारी भटकती हुई आँखों को। यहाँ भटकती हुई आँखों से मतलब है चारों तरफ देखती हुई आँखों को, यानी जब हम चारों तरफ ज्ञान का विस्तृत दायरा देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी जो मेहनत है वो तो बहुत कम है, जबकि जो ज्ञान का क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है, इसीलिए हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। हिल्स पिप ओवर हिल्स एंड आल्प्स ऑन आल्प्स राइज, देखो यहाँ पे लेखक ने, पॉप ने कितना शानदार शब्दों में कहा है, हिल्स पिप्स ओवर हिल्स। यहाँ पे पन स्लेश नामक अलंकार, हिल्स, हिल्स दो बार हिल्स का प्रयोग हुआ है, इसको अंग्रेजी में पन, PUN, पन स्लेश या यमक अलंकार के नाम से संबोधित किया जाता है। हिल्स पिप ओवर हिल्स, पहाड़ी के ऊपर दूसरी पहाड़ी, एंड आल्प्स ऑन आल्प्स राइज, एक पर्वत के ऊपर दूसरा पर्वत हमें दिखाई देता है। यहाँ कवि कह रहा है कि हमें एक संकट के बाद दूसरा संकट
दिखाई देता है। हिल्स पिप ओवर हिल्स, एक पहाड़ी के ऊपर दूसरी पहाड़ी, एंड आल्प्स ऑन आल्प्स राइज, और एक पर्वत के ऊपर दूसरा पर्वत दिखाई देता है। यानी हम जब ज्ञान का एक थोड़ा सा क्षेत्र प्राप्त करते हैं तो फिर वहाँ जाने के बाद हमें विस्तृत क्षेत्र दिखाई देता है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे आपने 12th तक 6 सब्जेक्ट पढ़े, उसके बाद आप 10th में आपने 6 कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़े, उसके बाद आप 12th में आए तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट का विस्तृत दायरा आपको नज़र आया। फिर वहाँ से आपको अलग अलग शाखाएं भी नज़र आई, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इस तरह की शाखाएं आपको नजर आए। और उसके बाद जब आप कॉलेज स्तर पे आए तो वहाँ पर ज्ञान का क्षेत्र जो है और ज़्यादा विस्तृत हो गया। इसी चीज़ को यहाँ पे कहा है द इंक्रीजिंग प्रोस्पेक्ट टायर्स, बढ़ता हुआ ये ज्ञान का जो दायरा है, टायर्स अवर वॉन्डरिंग आइज, हमारी भटकती हुई आंखों को यानी विस्तृत रूप से देखती हुई आंखों को टायर्स कर देती है, थका देती है। हिल्स पिप ओवर हिल्स, पहाड़ी के ऊपर पहाड़ी, एंड आल्प्स ऑन आल्प्स राइज, और एक पर्वत के ऊपर दूसरा पर्वत हमें दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, इसका दूसरा पार्ट जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।